दोस्तों नमस्कार। इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की कतार में चाहे आप खड़े हो जाइए या फिर इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की कतार को भी देख लीजिए, लेकिन मौजूदा वक्त में 2025 का बिहार का चुनाव और उसका जनादेश एक ऐसी बड़ी लकीर खींच चुका है जो आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। वो बिहार के जनादेश में खुलकर सामने आ गया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के भीतर जब जब इस देश के वोटरों ने बड़ी तादाद में वोट डाले और उस वोट डालने के बाद जो जनादेश इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर यानी विधानसभा के चुनाव में वह किसी भी राज्य में उभरा हो, उसका भी रिकॉर्ड आज टूट गया। गठबंधन के दौर में राजनीतिक दलों की आपसी सहमति कुछ ऐसी हो जाए कि गठबंधन का हर सहयोगी जिस ताकत और जिस जीत के साथ खड़ा हो उसका स्ट्राइक रेट 90% या उससे ज्यादा हो, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन बिहार ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और बिहार आज उस जगह पर आकर खड़ा है जहां इस देश के विपक्ष को, जी विपक्ष इसलिए क्योंकि बिहार में कोई एक राजनीतिक दल विपक्षी पार्टी के तौर पर मौजूद नहीं थी। वामपंथी थे और सीपीआई एमएल भी थी उसमें, यानी अल्ट्रा लेफ्ट की भी मौजूदगी थी, कांग्रेस की भी मौजूदगी थी, जातीय समीकरणों को साधने वाली पार्टी मुकेश सहनी की भी पार्टी थी और बड़े छत्रप के तौर पर मंडल की राजनीति से निकले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी उसी कतार में थे। तो क्या वाकई बिहार के जनादेश का मैसेज इस देश के लिए बहुत साफ है? अब तो विपक्ष मान ले वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकता है। अब तो विपक्ष मान ले चुनावी जीत कि जो तौर तरीके जिस तर्ज पर बिहार में खुलकर नजर आ चुके हैं, उसके बाद विपक्ष क्या करेगा और कहां रुकेगा, या फिर उसकी पूरी राजनीति धरी की धरी रह गई और एक नई राजनीतिक लकीर इस देश में खींची जा चुकी है जिसका एक ही मतलब है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी जीत से हटा पाना न सिर्फ केंद्र के स्तर पर बल्कि राज्यों में भी अब तो बहुत मुश्किल हो चला है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चला है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर उठने वाला हर मुद्दा इस चुनावी जीत की हवा में गायब हो गया। हर वो समीकरण गायब हो गया। हर वो समीकरण के आश्रय जो भी बीते 35 वर्षों से जातीय समीकरणों के आश्रय बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही थी, वह थम गई। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि बिहार के भीतर मुस्लिम यादव गठबंधन नहीं चला? बिल्कुल नहीं चला। एमवाय का समीकरण उन जगहों पर छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आया जहां पर आरजेडी के उम्मीदवारों की मौजूदगी थी। वहां मुस्लिम ही नहीं, यादव वोट बैंक भी बिखर गया या टूट गया। जिन जगहों पर समीकरणों के आश्रय बैकवर्ड क्लास की मौजूदगी थी, वह भी बटा ही नहीं बल्कि खुलकर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा नजर आने लगा। यानी बिहार के भीतर समीकरणों के बाद जो मुद्दों का जिक्र होता है, जिसमें अगर आप जिक्र कहीं से भी बिहार की गरीबी मुफलिसी का करेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप बेरोजगारी का जिक्र करेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता है। यानी आजादी के बाद पहली बार सत्ता के पक्ष में ऐसी लहर देखी ही नहीं गई थी जो इस बार खुलकर नजर आ गई। जी, एक ऐसी परिस्थिति में बिहार का जनादेश सामने आया है जिसमें बीते 35 बरस की राजनीति जो अपने तौर पर आरजेडी कर रही थी, वो सबसे निचले पायदान पर है और उसके सामने संकट है इतनी कम सीटें। जो स्थिति लोकसभा के भीतर 2014 में कांग्रेस की हो गई थी कि विपक्ष का नेता भी वो खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि 10% जीत भी उसे नहीं मिली थी। यही स्थिति बिहार में इस बार आरजेडी की है।
विपक्ष के नेता के तौर पर कोई नेता कैसे मौजूद रहेगा अगर 24 के आंकड़े के नीचे आ गए तो? वो पूरी विरासत जो भारत के भीतर नेताओं के बच्चों ने संभाली हुई थी, क्या उसका एक परिणाम बिहार में अब खुलकर नजर आने लगा जो आने वाले वक्त में इस देश में नजर आएगा? यानी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभाले हुए थे और इस कतार में अगर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा तो एक के बाद एक हर राज्य आपको नजर आने लगेगा। यानी बिहार एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें विपक्ष गायब है, उसकी राजनीति गायब है और इस जनादेश के सामने कोई विमर्श कर नहीं सकता इस देश के भीतर कि राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र की पहचान चुनाव है, लेकिन चुनाव में अगर 90% के स्ट्राइक रेट के आश्रय जीत मिलती चली गई और बिहार क्या अपना जो पूरा अतीत पूरा इतिहास रहा है उसको भी आज जिस तर्ज पर इस जनादेश ने एक झटके में खारिज कर दिया, वो अपने आप में बहुत कहानी कहता जरूर है। लेकिन विपक्ष इसे कह पाने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा कि अब चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को हरा पाना नामुमकिन है। तो अब उसकी राजनीति कहां जाएगी, कैसे खड़ी होगी, यह सवाल उसके सामने होना चाहिए। लेकिन एक क्षण के लिए जरा इस चुनाव के भीतर जो जीत मिली है उसमें जो चुनावी पंडित भी देखते हैं वह भी फेल हो गए, क्योंकि आरजेडी के वोट बैंक में 0.35% की कमी आती है और उसके सीटों की कमी 50 हो जाती है, यानी वो 75 से 25 के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी के पॉइंट परसेंटेज जो है वह 1% बढ़ता है और उसकी सीटों में इजाफा लगभग 25, 26, 27, 28 इतनी सीटों का हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड लगभग 3% का वोट बैंक बढ़ता है और उसमें लगभग 40 सीटों की बढ़ोतरी हो जाती है। कांग्रेस 1% वोट कम होता है और एक झटके में वह 15 से ज्यादा सीटों को गंवा देता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर परसेंटेज ऑफ वोट सबसे कम आरजेडी का कम हुआ 0.35% और सीटें कम हो गई 50%, 50 सीटें। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। उस हिस्से का मतलब है कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एचएएम और साथ में कुशवाहा की पार्टी और साथ में चिराग पासवान की पार्टी, इन सभी का स्ट्राइक रेट 90% को छू रहा है या उसके आगे निकल रहा है। और बिहार की राजनीति में जो स्थिति नीतीश कुमार की शुरू से रही कि बिहार में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ अगर आरजेडी है तो नीतीश कुमार जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में वो बढ़ते चले जाएंगे, उसकी सरकार बन जाएगी। तो इस जनादेश ने यह भी मिथ को खारिज कर दिया। यानी बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा, इनकी पार्टियों को मिलाकर 123 जो बहुमत का आंकड़ा है वो इसको छू लेते हैं। यानी इसके बाद 80 से ज्यादा सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है, लेकिन उसका महत्व ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो यहां से उठ के वहां चला जाए तो उनकी सरकार होगी, बिल्कुल नहीं। इस नायाब परिस्थिति के बीच में जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वाकई बिहार की जनता ने पहली बार एक ऐसा मतदान किया है जिसमें जाति मायने नहीं रखती है, जिसमें जातियों के समीकरण मायने नहीं रखते हैं, जिसमें इस देश के भीतर और बिहार के भीतर उठते हुए सवाल दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, माइनॉरिटीज के, मुस्लिमों के, ये कोई मायने नहीं रखते हैं। जो मुद्दे युवाओं के सामने थे, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, इंडस्ट्री ना होने का जिक्र था, जो बीते 20 बरस से राजनीतिक सत्ता चली आ रही थी, वो सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। शायद इसीलिए आज खोलकर बिहार के भीतर जो नेता निकल कर आए, सबकी जुबां पे बिहार के जनादेश के साथ आने वाले वक्त में बिहार की वो तस्वीर थी जो भारत जब विकसित होगा तब विकसित होगा, उसकी तारीख तो 2047 तय है, लेकिन बिहार 2030 तक विकसित हो जाएगा, 25 से 30 के बीच में। इस वक्त बिहार सबसे निचली पायदान पर सही, लेकिन राजनीति का यह मिजाज
इस देश के भीतर विपक्ष की राजनीति को पूरे तरीके से दफन कर देने की स्थिति में कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ, जिसमें विपक्ष कुछ कहेगा या नहीं कहेगा, या उसकी खामोशी इस दौर में उसकी अपनी हकीकत को बयां कर रही है, या फिर उसका जुड़ाव उस जनता के वोटर के साथ है ही नहीं, जहां पर वह खिलाड़ी तो है लेकिन उसके पीछे ताली बजाने वाला कोई नहीं। शायद इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता आज जब निकल कर आए तो वो जनता के जनादेश को लेकर जिस तर्ज पर कह रहे थे और बिहार का जिक्र उन्होंने जिस तर्ज पर किया, यह एक शुरुआती दस्तक है आने वाले वक्त की उस सियासत, राजनीति और चुनाव की पृष्ठभूमि में जो अब कभी भी बीजेपी को हारने नहीं देगी और किसी भी राज्य में हारने वो नहीं जा रही है। यह मैसेज इसके भीतर छुपा हुआ है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, यह आशा का वोट है, यह विश्वास का वोट है। बिहार की जनता, बिहार के भाइयों बहनों और मतदाताओं को हृदय से आभार। जो बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके वादों पर, उनके किए गए कामों पर और हमारे एनडीए दल के सभी नेताओं पर भरोसा जताकर बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। क्या वाकई कोई यह कल्पना कर सकता है कि बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी और 90 से ज्यादा उसके उम्मीदवार चुनाव जीत गए? जी, आपको भरोसा करना होगा, परिणाम यही है। जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ी और उसके 80 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीत गए। चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़े और 20 से ज्यादा उम्मीदवार उनके चुनाव जीत गए। जीतन राम मांझी जितनी सीटों पर लड़े लगभग सभी में जीत गए, एक जगह सिर्फ डगमगाते हुए वो नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटों पर लड़े जीत गए, एक जगह वो डगमगाते नजर आए। यानी इस देश के भीतर किसी भी मुख्यमंत्री को आप जब याद करेंगे और उसकी जीत के दायरे को परखेंगे, वो चाहे सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले ज्योति बसु ही क्यों ना हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े मुख्यमंत्री की पहचान पाने वाले व्यक्ति ही क्यों ना हो, या फिर इस देश के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी की मौजूदगी क्यों ना हो, किसी भी नेता की फेरिस्त में जब इस बात का जिक्र होगा तो बिहार का ये जनादेश आजादी के बाद के तमाम चुनाव के परिणामों को खारिज करके कितनी बड़ी लकीर खींचता है। इसके लिए अगर आप सिर्फ बिहार के भीतर झांकना चाहते हैं तो सोचिए, 1951 में पहला चुनाव 42.6% वोट पड़े थे, कांग्रेस सत्ता में आई थी बिहार में। उसके बाद पहली बार उस 42 से 43 हुआ, 43 से 44 हुआ, लेकिन 1967 में 51% वोट पड़े, 7% वोट ज्यादा हुई और कांग्रेस की सत्ता साफ हो गई और वहां पर जन क्रांति दल आ गया। महामाया बाबू मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस गायब हो गई। उसके बाद दूसरी परिस्थिति, जब इमरजेंसी के बाद दोबारा इंदिरा गांधी सत्ता में लौटकर आई और बिहार के भीतर जब चुनाव हुए 1980 में, तो वहां पर भी लगभग 7% वोटों का इजाफा हुआ और जो जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी चल रही थी आपातकाल के बाद, वह पलट गई और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। मंडल कमंडल की लड़ाई के दौर को भी याद कीजिएगा तो लगभग 6% वोट बढ़े थे जब बिहार में चुनाव मंडल कमंडल की राजनीति के बाद केंद्र का असर बिहार पर पड़ा और वहां पर एक झटके में लालू यादव तब मुख्यमंत्री बन गए थे, जनता दल सत्ता में आ गई थी, सत्ता पलट गई थी। 2005 में पहली बार 16% कम हो गई वोटिंग। जी, 2000 में वोटिंग परसेंटेज था 62%, वो कम होकर 2005 में 46% पर आ गया। हंग असेंबली हो गई, 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए तो वह वोट और कम हो गए, 45% हो गए और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सत्ता में आ गई। 2010 में दोबारा जनता लौटी वोट करने के लिए, तो
तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी जीत के साथ सत्ता में रही। 52.73% वोटिंग हुई थी। लेकिन ध्यान दीजिए, 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, 52.73% चुनाव जीत जाते हैं। 2015 में नीतीश कुमार लालू के साथ थे, 4% के वोट का इजाफा होता है। नीतीश कुमार लालू के साथ फिर जीत जाते हैं, बीजेपी फिर नहीं टिक पाती है। और पिछले चुनाव में भी 57% वोटिंग हुई थी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ थी। लेकिन इस बार उसमें 9%, 9.5% का इजाफा हुआ, 9.6% का। और पहली बार 20 साल की सत्ता के अनुकूल हवा किस तर्ज पर बहती चली गई, ये अपने आप में पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में चुनावी कार्यकाल के बीच में ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो गठबंधन और उस गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल था, सभी को लगभग एक बराबर जीत मिलती चली गई और वो लगभग एवरेज 90% स्ट्राइक रेट के साथ खड़ा हो गया। इसीलिए तो ये जश्न है। बिहार का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया और बिहार के जनादेश ने क्यों इस देश की पूरी राजनीतिक परिस्थितियों को एक झटके में पलट दिया? दरअसल यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब 240 पर अटक गई तो उसे सहयोगियों की जरूरत थी। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू साथ ना देते तो बीजेपी के लिए सत्ता में लौट पाना मुश्किल होता और नरेंद्र मोदी शायद अपनी लोकप्रियता के जिस शिखर पर थे 2024 में वो सबसे निचली पायदान पर आकर खड़े हो गए। और इस दौर में भारत के भीतर की परिस्थितियों को भी जरा समझिए जो अंतर्राष्ट्रीय तौर से प्रभावित हो रही थी। उस दौर में माना यह जा रहा था कि जिस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति जो एक झटके में एक दिन में हटा दिए गए, वो चंद्रबाबू नायडू से क्या बात कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू कॉरपोरेट से कैसे घिरे हुए थे, कॉरपोरेट कैसे अमेरिका के साथ खड़ा था, कैसे ये सवाल भारत के भीतर बड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार भी क्या समर्थन वापस लेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या उस दिशा में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या वाकई दबाव है, कॉरपोरेट क्या अपनी पूंजी को विपक्ष में लगाने को तैयार है। ये सारे सवाल बिहार के जनादेश के साथ ध्वस्त हो गए। नीतीश कुमार अब पाला चाहे बदल लें लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। इस दौर में सरकार जब वो नहीं बना सकते हैं पाला बदलने के बाद भी, तो फिर केंद्र में कौन हिम्मत करेगा कि अब समर्थन वापसी का भी जिक्र हो, या फिर एक झटके में इस जनादेश ने जो बीजेपी के लिए 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल कर चुका है, वो मैसेज है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो उनके साथ है और जो साथ नहीं है। किसमें कितनी हिम्मत होगी और इन सब के बीच विपक्ष जिस खामोशी को बरते हुए है उसमें खास तौर पर वो अब भी समझ नहीं पा रहा है कि दरअसल हरा पाना नामुमकिन है। एक ट्वीट इस चुनाव के बीच में अखिलेश यादव ने जरूर किया। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, लेकिन वह भी इस देश के भीतर खत्म होते हुए विमर्श, खत्म होती हुई उम्मीद, विपक्ष का एक लिहाज से पूरे तरीके से डहडा जाना और सत्ता का जिस ताकत के साथ उभर कर आना, उस मैसेज को भी वो अभी भी एक उम्मीद के आसरे बांधे हुए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल पे लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। हम आगे यह खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारे पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबे को नाकाम करेंगे। भाजपा दल नहीं, छल है। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है कि राहुल गांधी जिस तर्ज पर इन सवालों को शुरू से ये कहते हुए उठाते आए, आप किस मुगालते में हैं?
कौन सा चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश के भीतर लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में अगर शामिल ही कोई नहीं होगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा। और अगर वो शामिल हो जाएगा और उसके बाद भी कुछ नहीं बचेगा तो इसके मतलब मायने आने वाले वक्त में इस देश के बेहतरीन राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ते हुए कदम तो नहीं होंगे। अब हो या ना हो, लेकिन एक परिस्थिति इस देश के भीतर जो 3 सवालों को पैदा कर चुकी है, उसमें केंद्र की राजनीति में अब नरेंद्र मोदी को कोई डिगा पाने की स्थिति में नहीं होगा। जो परिस्थिति बिहार के भीतर है, अगला नंबर ममता बनर्जी का होगा, उसके बाद बात उत्तर प्रदेश की आएगी। यूं भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन इस देश में 2 ही राज्य ऐसे बचे जो खास तौर से बीजेपी के हिस्से में नहीं आए हैं। उसमें एक अगर पश्चिम बंगाल है तो दूसरा तमिलनाडु है। यानी स्टालिन और ममता बनर्जी, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर हर किसी ने देखा समझा भारत की राजनीति चुनावी प्रक्रिया में कैसे किस दिशा में जाती है और 2024 के दौर से उठते हुए सवालों को कैसे किस तरीके से छत्रपों ने अपने आप को लेकर कि हम तो बच जाएं इस दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन बिहार के जनादेश का मैसेज बहुत साफ है, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम प्रयोग करने की दिशा के तैयार नहीं हैं। यानी राजनीतिक ताकत पूरे तरीके से हावी होगी, क्योंकि बिहार के भीतर जो चुनाव परिणाम जो खुले तौर पर अब नजर आ रहे हैं, उसमें सवाल यह नहीं कि सबसे मजबूत गठबंधन जो मानकर चलते थे और बीजेपी भी मानती थी कि यादव वोट तो नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आंकड़ों ने यह जतला दिया कि दरअसल जहां पर मुस्लिम यादव गठजोड़ जिन सीटों पर जीत दिला सकता है महागठबंधन को या आरजेडी को या कांग्रेस को, वह भी धराशायी हो गया। बिल्कुल हटके एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो तमाम नैरेटिव्स पहले के बने हुए थे वो खत्म हो गए। नए नैरेटिव में एक महिलाओं का वोट बैंक बढ़ना और 10% वोट बैंक बिहार के वोटिंग में डलना और पड़ना। शायद इसीलिए बिहार चुनाव का ये जनादेश खुले तौर पर यह ऐलान करता है, अपने तौर पर चाहे तो बीजेपी माइनस नीतीश भी सत्ता में आ सकती है, और नीतीश अगर चाहें तो भी वह दूसरी तरफ जाके सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन यह होगा नहीं, क्योंकि नीतीश की मौजूदगी राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी को मजबूती देती है और एनडीए गठबंधन के भीतर की उस विचारधारा को आगे बढ़ाती है जहां पर सबका साथ सबका विकास ये नारा कम से कम नीतीश के सही ही चलता तो चला जाए। तो पहली फिलॉसफी तो केंद्र की मजबूती के साथ बिहार का जनादेश जुड़ गया। दूसरी फिलॉसफी बहुत साफ है कि जो जो उम्मीदवार मैदान में थे एनडीए के, उसमें खास तौर से वह उम्मीदवार बीजेपी के ही क्यों ना हो और जनता दल यूनाइटेड के ही क्यों ना हो, जिन जगहों पर 1989-90 के बाद से जो मंडल कमंडल की राजनीति थी, उसके बाद से बीते 35 वर्षों में जो परिणाम नीतीश कुमार के अनुकूल नहीं था, इस बार वो अनुकूल हो गया। जिन जगहों पर बीजेपी 35 सालों में कभी नहीं जीती थी, वहां भी वो चुनाव जीत गई। रामविलास पासवान ने भी जो कल्पना नहीं की थी कि जिन सीटों पर उन्हें जीत मिल जाएगी, उनके बेटे चिराग पासवान के कालखंड में बीजेपी के साथ खड़े होकर एनडीए गठबंधन में रहकर 3-4 सीट ऐसी है जहां पर जीत मिली ही नहीं थी, वहां भी जीत मिल गई। ये नायाब परिस्थिति और ये नायाब जनादेश इस देश को मुबारक, बीजेपी को शुभकामनाएं और विपक्ष के लिए एक चेतावनी। वो मान तो ले कि वह नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनाव में नहीं हरा सकता है, उसके बाद उसे जिस राजनीतिक लीग पर चलना है वो चल तो निकले, क्योंकि इस देश में चुनाव उन्हीं प्लेयर्स के बीच होता है जो राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। इस देश की जनता राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है, तो प्लेयर को पहले खुद को प्लेयर तो बनाना ही पड़ेगा और समझना होगा ये कौन सी राजनीति और कौन सा खेल है। बुलावे में ना रहे, एक बार मान तो ले वो चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, उसके बाद इस देश की राजनीति भी पलटेगी। लेकिन पहले कुछ कहे तो, खामोशी तोड़े तो,
क्योंकि इस देश के भीतर अब चुनावी विमर्श मुश्किल है कर पाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।